Assalamualaikum students of class 7. I hope you all are doing well. So students, today we will start with the first chapter of history. So kindly take out your books and open it at chapter number 1. Where, when and how. Where मतलब कहाँ, when मतलब कब और how मतलब कैसे. तो इस चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे. चलिए आइए इसकी ग्लॉसरी देखते हैं. The first was it फरागो. बहुत सारी चीज़ों के मिक्सचर को हम फरागो कहते हैं. बेस्टियन, ऐसी जगह जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस डिफेंड की जो जगह होती है, जहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस डिफेंड करते हैं उसे बेस्टियन कहते हैं. सेक्युलर, जो किसी धार्मिक मुद्दे से नहीं जुड़ा हुआ तो सेक्युलर कहते हैं. माइथोलॉजिकल, जो एशियन टाइम्स की स्टोरी से जुड़ा हुआ होता है माइथोलॉजिकल. डायनेस्टिक, पीरियड ऑफ ईयर्स जिसकी वहाँ पे एक पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स एक कंट्री के ऊपर रूल करते हैं उसे डायनेस्टिक कहते हैं. नेक्स्ट इज अनबायस्ड, निरपक्ष, के बिना किसी के इन्फ्लुएंस के हम जो फैसला लेते हैं उसे अनबायस कहते हैं. कोहेरेंट, साफ और इजी समझने के लिए उसे हम कोहेरेंट कहते हैं. अगला आता है मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट. जो मिडिवल पीरियड है इंडिया का उसे हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं. द अर्ली मिडिवल पीरियड जो 8 से 13 सेंचुरी का था और लेटर मिडिवल पीरियड जो 13 से 18 सेंचुरी का था. जो हिस्ट्री है अर्ली मिडिवल पीरियड की वो सेंटर करती है पावर स्ट्रगल, अलग अलग किंगडम ने कैसे स्ट्रगल करा नॉर्थ और साउथ में और कैसे उन किंगडम में राइज और फॉल आया. जो मोस्ट प्रोमिनेंट किंगडम है उस वक्त के वो थे राजपूत किंगडम नॉर्थ में और चोला किंगडम साउथ में. इनके अलग अलग कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के इन रीजन किंगडम्स के जो अलग अलग रीजन्स में फैलते गए. अब है इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज. किसी भी जगह की जोग्राफिकल नॉलेज क्यों इम्पोर्टेंट है. किसी भी रीजन की ज्योग्राफी हमें हेल्प करती है उसकी हिस्ट्री को ज़्यादा बेहतर समझने में. इसमें जो मैप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. वो हमें ज्योग्राफिकल फीचर्स दिखाते हैं किसी भी जगह की, उसकी लोकेशन क्या है, साथ साथ दूसरे रीजन के रिस्पेक्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ये वाला रीजन ज़्यादा प्रॉस्पर्ड क्यों था और ये कैसे इन्वेड हुआ, कब इसे अलग रखा गया, ये सारी चीज़ें. कार्टोग्राफी एंड मिडिवल इंडिया, जो स्किल है कार्टोग्राफी की और मैप मेकिंग की वो एशियन इंडिया के वक्त पे अनमोल थी. वर्ल्ड वाइड ये ट्रेड बहुत ज़्यादा फैल रहा था, एम्पायर्स एक्सपेंड हो रहे थे. मिडिवल पीरियड के दौरान ही हमें ज़रूरत लगी कि हमें एक्यूरेट मैप हमारे पास होना चाहिए. जो अरब और यूरोपियंस थे उन्होंने लॉन्ग जर्नी करते थे वो लैंड से सी तक, उन्होंने कार्टोग्राफी को डेवलप करा और अरब के कॉन्टैक्ट और यूरोपियन के कॉन्टैक्ट से इंडिया में कार्टोग्राफी आई. प्लेसेस नेम्स, मिडिवल मैप्स जो हैं और जो राइटिंग है मिडिवल ऑथर्स की वो वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देती हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स की, उन जगहों के नाम की जो मिडिवल टाइम्स में थी. ये प्लेसेस का नाम डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है जो शायद अब तक चेंज हो चुका है टाइम के साथ. ऐसे केसेस में हिस्टोरियंस को जो कट प्रेजेंट नेम्स होते हैं उनको जानना पड़ता है. जो मिडिवल स्कॉलर्स थे जिन्होंने इंडिया को विजिट करा वो थे अल-ब्रूनी जो फेमस सेंट्रल एशियन स्कॉलर था, और इब्न बतूता जो टैंगियर नॉर्थ अफ्रीका से आया था. उनकी राइटिंग्स भी हमें वैल्यूएबल ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देती है मिडिवल इंडिया के बारे में. अल-ब्रूनी ने संस्कृत को मास्टर किया और उसके बाद उसने संस्कृत टेक्स्ट को अरबिक में ट्रांसलेट किया था. उसने एक बुक भी लिखी थी, जिसको हम किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं इंडिया में. इब्न बतूता इंडिया में 14 सेंचुरी में आया था और उसके वर्क को, उसकी बुक जो उसने इंडिया को ट्रैवल किया था उसे हम राहला कहते हैं. नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ द मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलने के हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं. जो मिडिवल किंगडम्स थे इंडिया में उनका एलिब्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, वो ट्रेड कैसे करते थे, कैसे क्राफ्ट, रिलीजियस, ये सारी एक्टिविटीज बहुत एलिब्रेटली हमारे पास अवेलेबल हैं. इन सबको समझने के लिए हमें इनका रिकॉर्ड रखना पड़ता था. मिडिवल पीरियड में पेपर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था एज राइटिंग मटेरियल. जो पेपर डॉक्यूमेंट्स थे वो हमारे सामने प्रिजर्व्ड हैं आर्चीव्स में. आर्चीव्स हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के और रिकॉर्ड्स के कलेक्शंस को कहते हैं. ये उनकी फैमिली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्शन को हम आर्चीव कहते हैं. मिडिवल डॉक्यूमेंट्स और जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें इंक्लूडेड होता था कि लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड, लैंड ग्रांट्स का, उनके रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर वर्क का, राइटिंग्स क्या है, ट्रैवल पे, हिस्ट्री और साइंस पे, उनके हिस्टोरिकल वर्ड्स, प्रहस्तीज, उनकी यूलॉजीज, जो राइटिंग्स जो किसी को प्रेज करने के लिखी जाती है उन्हें प्रहस्तीज या यूलॉजीज कहते हैं, जो यूजुअली राजाओं के बारे में लिखी जाती थी. उसमें से एक एक्सेप्शन था कल्हानाज रजत रंगनी जो हिस्ट्री की कश्मीर की हिस्ट्री थी जिसे संस्कृत के वर्ड्स में लिखा गया था 12th सेंचुरी में. एक ट्रू हिस्टोरियन कल्हाना ने रेफर किया था डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स को, इन फैक्ट्स को जांचने के लिए. अगला आता है स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स.
बहुत सारे मोन्यूमेंट्स जो हैं उनमें बहुत खूबसूरत स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये स्कल्पचर बेसिकली या तो ब्रॉन्ज, स्टोन या लकड़ी के बने हुए थे। ये सारे स्कल्पचर से फिगर्स होती थी राजाओं की, उनकी महारानियों की, भगवान की, देवियों की। और जैसे बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है और जो दिलवारा जैन टेम्पल जो माउंट आबू में है, ये इसमें ये सारी पेंटिंग्स हमें देखने के लिए और स्कल्पचर देखने के लिए मिल सकते हैं। मिडिवल पेंटिंग के फीचर्स, थीम्स क्या होते थे? या तो मैथोलॉजिकल टेल्स, या फिर महल की कोई सीन, या फिर जंगल का कोई सीन। ये स्कल्पचर जो पेंटिंग्स हैं वो इंडिकेट करते थे एक एक मिनट की डिटेल कि क्या क्या उनके रीति रिवाज हैं, खाने की हैबिट, हेयर स्टाइल, ड्रेस, ज्वेलरी उस वक्त क्या थी, कौन से आर्ट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होते थे। एक एक डिटेलिंग होती थी इन स्कल्पचर्स और पेंटिंग में। बहुत सारे जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उस वक्त से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए। जो सबसे फेमस स्कल्पचर है उस वक्त का वो था चोला का ब्रॉन्ज, जो डांसिंग शिवा उस वक्त का बहुत फेमस स्टैचू था, जो आपको देखने के लिए मिल सकता है इस पिक्चर में। अगला आता है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स में इंक्लूड आते हैं पुराने मंदिर, मस्जिद, महल, किले, क्लॉक टावर, स्टॉम्प स्टोन। ये बिल्डिंग हमें उस वक्त के आर्किटेक्चरल स्टाइल के, उस वक्त कैसे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे उसको हमें रिवील करता है कि लोग उस वक्त किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते थे। उस वक्त के जो फेमस मॉन्यूमेंट है मिडिवल इंडिया के वो है रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, ताजमहल जो आगरा में है और बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है। ये मॉन्यूमेंट हमें बताते हैं कि उस वक्त के लोगों की इंजीनियरिंग स्किल्स, आर्किटेक्ट की क्या थी, कितने ज़्यादा लोग परफेक्ट थे स्टोन को काटने में, स्कल्पचर में, आर्टिस्ट की क्या ब्रिलियंस थी, राजा कैसे कंसीव करता था, कैसे लेबर को एक जगह दूसरी जगह ले जाया जाता था, कैसे प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाता था, कैसे रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता था, मनी को, ताकि हम स्ट्रक्चर्स को बना सके, कैसे वॉल्स पे इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, अच्छे अच्छे आइडिया लोगों की जिंदगी के बारे में लोग कहाँ से लाते थे, कौन सा मटेरियल यूज होता था, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती थी, किस तरह का पत्थर, लकड़ी इस्तेमाल होती थी, उस वक्त लोगों के क्या धार्मिक यकीन थे, क्या आइडिया देते थे। ये सब चीजें हमें मॉन्यूमेंट्स को देखकर पता लगती हैं। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शंस। जो साइंस है हमारी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की या एपिग्राफ्स को पढ़ने की, उसे हम कहते हैं एपिग्राफी। जो पर्सन जो इन एपिग्राफीज को पढ़ता है उसे एपिग्राफिस्ट कहते हैं। जो इंस्क्रिप्शंस होते थे वो अक्सर पुरानी भाषाओं में स्क्रिप्ट में लिखे होते थे। उन्हें रॉयल प्रोक्लेमेशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है एज अ गिफ्ट टू टेम्पल और विलेजेस के टाइप में रिकॉर्ड किया जाता था। इस पीरियड के हमारे पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है चोला इंस्क्रिप्शंस के। जो इंस्क्रिप्शंस और चोला इंस्क्रिप्शन और वो इंस्क्रिप्शन जो ताजमहल की दीवारों पे, रेड फोर्ट की दीवारों पे या राजपूतों के महलों की दीवारों पे लिखा हुआ है। ये इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट के ऊपर भी लिखे जाते थे, मंदिरों की दीवारों पे, और इसको एज अ गिफ्ट दिया जाता था राजाओं को, नोबल्स को या ट्रेडर्स जो टेम्पल में आते थे, पुजारियों को और स्कॉलर्स को। ये इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं सोशल इकोनॉमिक कंडीशन जो लोगों की थी। कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें राजाओं के अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन हमें राजाओं की डायनेस्टीज की लिस्ट भी देते हैं, और इस लिस्ट को हम कहते हैं जेनेलॉजिकल लिस्ट। सो हमें साउथ इंडिया का जो लार्जली बारे में पता लगता है वो हमें वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मंदिरों की दीवारों में है उससे हमें पता लगता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज। कैसी नई नई भाषाओं की ग्रोथ हुई। बहुत सारे स्कॉलर जो ऑफिशियल्स है ऑल ओवर इंडिया वो या तो संस्कृत में लिखते थे या फिर पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। जो रीजनल लैंग्वेज थी वो यूज में आई जब रीजनल किंगडम्स आने लगे। फॉर एग्जाम्पल तेलंगानी आंध्र प्रदेश में यूज होती थी, कन्नड़ा कर्नाटका में, सिंधी सिंध में, कश्मीरी कश्मीर में, अवधी जिसे हिंदी के फॉर्म में उत्तर प्रदेश में, गुजराती गुजरात में। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स इन्हीं लैंग्वेजेस में कंपोज हुए हैं। ये वर्क हमें बताते हैं बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज कॉइन्स। जो साइंस होती है कॉइन्स के सिस्टम को समझने की, कॉइन्स को पढ़ने की, वो कहलाती है न्यूमिस्मेटिक्स। और जो लेजेंड्स, जो राइटिंग जो कॉइन्स के ऊपर कन्वे करते थे उसमें बेसिकली होता था राजा का नाम क्या है, किस रूलर ने इसे इशू किया है। ये सारी चीजें हमें कॉइन को समझने से पता लग जाती है, उसकी डेट क्या है इशू की, ये सब चीजें। कुछ रूलर अपने डायनेस्टी का एम्ब्लेम भी अपने कॉइन के ऊपर लिखते थे। कभी कभी राजा किस बहुत सारी जगहों के बारे में पता लग जाता था कि कहाँ कहाँ जहाँ पे हमें मिलता था, इसका मतलब राजा वहाँ तक इन कॉइन्स का यूज करता था। ये उन जगहों को भी इंडिकेट करते हैं जो राजा के किंगडम का, साम्राज्य का उस वक्त पार्ट होती थी या फिर वो वहाँ पे ट्रेड करता था। सो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इंफॉर्मेशन इन कॉइन से पता लग जाती है। ये राइट कंसीडर किया जाता है कि हर रूलर जो था वो इश्यूज करता था कॉइन को। दिल्ली के सुल्तान, मुगल बादशाह, चोला, साउथ इंडिया के दूसरे जो रीजनल रूलर होते थे सबने कॉइन्स इशू करेंगे। कभी कभी मर्चेंट, लोकल राजा और फॉरेनर्स भी अपने कॉइन्स इशू करते थे। आप देख सकते हैं कितने यूनिक कॉइन्स हैं। ये तरक्तेबार दनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कॉइन्स हैं 1620 से 845 के बीच में, ये उन कॉइन्स की पिक्चर है।
सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपका होमवर्क ये है कि आपको ये दोबारा से चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर होंगी जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप कि आप अपना होमवर्क टाइमली कर लेंगे।